जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों के बारे में जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, तो आज की पहली जो खबर है यहाँ पर निकाय स्तर पर होगी 954 कर्मियों की बहाली। आप यहाँ देख सकते हैं कि राज्य के नए शहरी निकायों में अब केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए कर्मचारियों की बहाली की जाने हैं। नवगठित 117 निकायों में 954 कर्मी संविदा पर बहाल होंगे। इन कर्मचारियों की बहाली हर नगर निकाय के स्तर पर की जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो नई निकाय बनाई गई है उसमें 954 कर्मियों को बहाल किया जाएगा और ये जो बहाली होगी वो संविदा स्तर पर होगी। इसके लिए प्रत्येक निकाय में एजेंसी चयन की प्रक्रिया चल रही है। राज्य में शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए नए निकायों का गठन किया गया है। अब राज्यों में निकायों की संख्या 258 हो गई है। नए निकायों में शहरी सुविधाएं विकसित करने की कवायद शुरू हो गई है, लेकिन यह बिना कर्मियों के संभव नहीं है। फौरी तौर पर राज्य सरकार ने संबंधित जिला प्रशासन के माध्यम से निकायों को 3-3 अस्थायी कर्मी दिलवाए हैं, जबकि हर निकाय में सफाई कर्मियों के अलावा 5 पदों पर कर्मचारी जो है बहाल होने हैं और हर निकाय में IT बॉय, कंप्यूटर ऑपरेटर, टैक्स कलेक्टर, अकाउंटेंट, सफाई निरीक्षक के पदों पर कर्मचारी रखे जा रहे हैं। तो कौन कौन से पद हो जाएंगे यहाँ पर निकाय में? IT बॉय, कंप्यूटर ऑपरेटर, टैक्स कलेक्टर, अकाउंटेंट, सफाई निरीक्षक, ये 5 जो पद है ये रखे जाने हैं। हर नगर पंचायत में 8 और नगर परिषद में 10 कर्मियों की तैनाती आउटसोर्सिंग के जरिए होनी है। बता दें कि राज्य में नए बने शहरी निकायों में 108 नगर पंचायत, 9 नगर परिषद, सभी जगह एजेंसी चयन की प्रक्रिया चल रही है। यही एजेंसी संबंधित निकाय में कर्मियों का चयन करेगी। तो दोस्तों, यहाँ देखें आप सभी कि यहाँ 954 कर्मियों की बहाली जो होगी 117 नए निकायों में, और यहाँ जो बहाली होगी वह संविदा के आधार पर होगी। बात करें अगली बड़ी खबर के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे है पहले चरण में रह गए 10,000 पद खाली। तो दोस्तों, यहाँ पे शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया जो है 5 जुलाई से इसकी काउंसलिंग चल रही है और पहले चरण में 10,000 पद खाली रह गए हैं। तो राज्य के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में 94,000 शिक्षक पदों पर 4767 नियोजन इकाइयों में संचालित बहाली प्रक्रिया के पहले चरण में 10,000 से अधिक पद खाली रह गए हैं। गौरतलब हो कि छठे चरण के नियोजन के तहत नियुक्ति की यह प्रक्रिया जुलाई 2019 में आरंभ हुई थी और विभिन्न व्यवधानों से गुजरने के बाद काउंसलिंग इसी माह 5 जुलाई से आरंभ हुई। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य के करीबन 9,000 नियोजन इकाइयों को 2 श्रेणी में बांटकर दोनों के लिए अलग अलग कार्यक्रम घोषित किया है। ऐसी नियोजन इकाइयाँ जहां दिव्यांगों के लिए आवेदन आए हैं वहां 2 अगस्त से काउंसलिंग होगी। तो दोस्तों, यहां पर पहले से शेड्यूल जारी है और जहां पे जो दिव्यांग अभ्यर्थी आवेदन किए हैं वहां पे 2 अगस्त से काउंसलिंग होगी। मगर वैसी इकाइयाँ जहां दिव्यांग ने आवेदन नहीं किए हैं वहाँ 11 से 25 जून 2021 के बीच में जो है नहीं पड़े हैं नए आवेदन, तो उनमें 5 जुलाई से 12 जुलाई के बीच जो है मेधा सूची में शामिल होकर अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। तो देखिए, 11 से 25 जून तक आवेदन फॉर्म भरने थे, तो जहां आवेदन नहीं पड़े हैं वहां 5 से 12 जुलाई के बीच हो चुका है और अभी तक जो है 10,000 से ज़्यादा पद जो है खाली रह गए हैं। सोमवार को ही पहले चरण की प्रक्रिया पूरी हुई। शिक्षा विभाग को जिले में से मिली रिपोर्ट के मुताबिक 5 दिनों 5, 6, 7, 8 और 12 जुलाई के बीच 26,065 पदों के लिए काउंसलिंग हुई। इनमें 10,229 पद रिक्त रह गए, जबकि चयनित अभ्यर्थियों की संख्या 15,836 रही। इस तरह 1/3 से अधिक पद खाली रह गए। तो कुल यहाँ पद की काउंसलिंग जो हुई यहाँ पर 26,065 और 15,836 जो है अभ्यर्थियों की बहाली हो गई है और जो खाली पद हैं 10,229 पद। तो दोस्तों, एक और जो खबर निकल कर आ रही है यहाँ पर शिक्षक नियोजन से ही, तो यहाँ 24 नियोजन इकाइयों पर होगी FIR। और यहाँ देखिए, छठे चरण के प्राथमिक शिक्षा नियोजन के 12 जुलाई को काउंसलिंग के दौरान हुई गड़बड़ियों को शिक्षा विभाग ने गंभीरता से लिया है। उस दिन मारपीट, मेधा सूची में हेराफेरी, नाम पुकारने में गड़बड़ी जैसे कई मामले सामने आए हैं। कई नियोजन इकाइयों ने तो दोपहर बाद तक काउंसलिंग शुरू नहीं होने दी। शिक्षा विभाग ने 373 नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग ही रद्द कर दी। शिक्षा विभाग अब इन मामलों में प्राथमिकी दर्ज कराने जा रहा है। तो दोस्तों, जो है गड़बड़ियाँ के सामने आई 12 जुलाई वाले डेट को, तो अब इस पर जो है शिक्षा विभाग FIR करवाने जा रहा है। करीब 2 दर्जन नियोजन इकाइयों पर FIR कराने की तैयारी पूरी करा ली गई है। वहीं 102 से अधिक नियोजन इकाइयाँ जांच के दायरे में है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा है
कि वे प्राथमिक नियोजन की अब तक की काउंसिलिंग के संबंध में आई आपत्तियों की जांच कर 3 दिनों में दोषी व्यक्तियों, नगर निकायों व अन्य नियोजन इकाइयों के प्रतिनिधि के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रंजीत कुमार जी हैं, डॉक्टर रंजीत कुमार, जो इन्होंने कहा है कि जो दोषी पाए जाएंगे उन पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। 102 से अधिक जो है नियोजन इकाई इसमें दायरे में है और 12 जुलाई को जो है 373 इकाइयों में स्थगित की गई थी काउंसिलिंग और दोषी नियोजन इकाइयों पर 3 दिनों में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है। और यहाँ पर देखिए रंजीत कुमार सिंह ने साफ कहा है कि प्रमाण पत्र के तौर पर काउंसिलिंग के दौरान कराई जाने वाली वीडियो रिकॉर्डिंग, दूसरा डिजिटल माध्यमों को उपयोग जांच की तुरंत पूरी की जाए। साथ ही ऐसी सभी नियोजन इकाइयों की काउंसिलिंग स्थगित करने की अनुशंसा भी 3 दिनों में करें। अगली जो खबर है यहाँ पर, यह खबर है नीट पीजी परीक्षा 11 सितंबर को होगी। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि नीट पीजी प्रवेश परीक्षा 11 सितंबर को होगी। इस परीक्षा में वे एमबीबीएस कर चुके छात्र पीजी में प्रवेश के लिए बैठते हैं। कोरोना महामारी के चलते परीक्षा पूर्व में स्थगित कर दी गई थी और नए स्वास्थ्य मंत्री यानी कि मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर परीक्षा की तिथि की घोषणा यहाँ की है। और नीट जो यूजी परीक्षा है अभी 13 भाषाओं में होगी। नीट स्नातक पहली बार जो है 13 भाषाओं में होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि मंगलवार को जो है पंजाबी मलयाली को परीक्षा के माध्यम रूप में जोड़ा गया है। प्रधान ने कहा कि अब हिंदी, पंजाबी, असमी, बंगाली, उड़िया, गुजराती, मराठी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तमिल, उर्दू और अंग्रेजी में परीक्षा जो है आयोजित कराई जाएगी। पश्चिम एशिया में भारतीय छात्रों की सुविधा के लिए नीट का कुवैत में एक नया परीक्षा केंद्र खोला गया है। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है कि नीट का एक कुवैत में नया परीक्षा केंद्र जो है खोला गया है। अगली जो खबर है दोस्तों यहाँ पर आईटीआई कक्षाओं से संबंधित है। तो आईटीआई में 23 जुलाई से चलेंगी कक्षाएं। आईटीआई पटना में 23 जुलाई से कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। हालांकि कैंपस में अभी रिसर्च स्कॉलर को बुलाया गया है। इसके साथ बाकी कक्षाएं ऑनलाइन संचालित की जाएगी। कैंपस में रिसर्च स्कॉलर के बाद एमटेक जो है यहाँ जो एमटेक स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। इसके बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के बाद बीटेक स्टूडेंट को कैंपस में बुलाया जाएगा। अभी बीटेक के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन होता रहेगा। तो आईआईटी में जो है 23 से कक्षाएं चलेंगी और यहाँ अभी फ़िलहाल जो है रिसर्च स्कॉलर को ही बुलाया जाएगा और बाकी की जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑनलाइन की कक्षाएँ चलती रहेंगी। अगली खबर जो यहाँ पर है पटना यूनिवर्सिटी से है। तो पटना यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए आज से खुल जाएगी सेंट्रल लाइब्रेरी। पटना विश्वविद्यालय के लिए बुधवार से विश्वविद्यालय की मुख्य लाइब्रेरी खुल जाएगी। कोविड को देखते हुए छात्र सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही इसका लाभ ले सकेंगे। इसके अलावा छात्रों को फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। लाइब्रेरी में 50% छात्रों की उपस्थिति रहेगी। वहीं अधिक जोर छात्रों की लाइब्रेरी मेंबर बनाने और किताब घर ले जाकर या हॉस्टल में पढ़ने पर होगा। इसके अतिरिक्त डिजिटल लाइब्रेरी में भी यह सुविधा रहेगी। वहाँ भी 50% ही उपस्थिति रहेगी। तो यहाँ पर जो है लाइब्रेरी को खोल दिया गया है छात्रों के लिए पटना यूनिवर्सिटी में। और यहाँ देखिए लाइब्रेरी साइंस में एंट्रेंस टेस्ट से ही होगी आवेदन या एंट्री। तो यहाँ देखिए यहाँ पर बिलिस और एमलिस के बारे में कहा गया है। तो बिलिस और एमलिस के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा ही जो है इस बार एडमिशन की प्रक्रिया कराई जाएगी। और यहाँ देखिए यहाँ बुधवार से लाइब्रेरी को खोला जा रहा है। हालांकि छात्रों से अपेक्षा है कि अधिक से अधिक घर या हॉस्टल में ही पढ़ाई करें। यहाँ मुख्य लाइब्रेरी इंचार्ज जो है पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अभय कुमार जी के द्वारा कहा गया है। अगली खबर जो है यहाँ पर क्लैट के एग्ज़ाम से संबंधित है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1-2 दिनों में जारी होगा क्लैट का एडमिट कार्ड। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट की तिथि जारी कर दी गई है। इस परीक्षा के माध्यम से देश के 22 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में करीब 2300 सीटों पर नामांकन होता है। 23 जुलाई को आयोजित होने वाले क्लैट इस बार जो है ऑफलाइन मोड में होगा। परीक्षा का एडमिट कार्ड 1 से 2 दिनों में जारी कर दिया जाएगा। तो 23 जुलाई को यहाँ परीक्षा होनी है और इसका एडमिट कार्ड जो है दोस्तों यहाँ पर 1 से 2 दिन में आपको मिल जाएगा। एडमिट कार्ड जो है में सेंटर की जानकारी दी जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एग्ज़ाम सेंटर पर परीक्षार्थियों के घर से ज़्यादा दूरी पर ना हो। परीक्षा केंद्र पहले की तुलना में ज़्यादा बनाए जाएंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। पटना में भी सेंटर यहाँ बनाए जा रहे हैं। इस परीक्षा में बिहार से यूजी और पीजी मिलाकर करीब 5,500 परीक्षार्थियों के शामिल होने की उम्मीद है। पहले यह परीक्षा 13 जून को होने वाली थी। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ ने कहा कि इस बार क्लैट 2021 ऑफलाइन मोड में ली जाएगी।
और यहाँ परीक्षा केंद्रों पर कोविड-19 का पालन करना होगा। इस परीक्षा के विशेषज्ञ अभिषेक उपाध्याय ने बताया कि इंग्लिश भाषा, सामान्य ज्ञान, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, लीगल रीजनिंग के सवाल जो है पूछे जाएंगे। पेपर पूरी तरह कॉम्प्रिहेंसिव आधार पर होगा। जीके और लीगल रीजनिंग का हिस्सा 25-25% रहेगा। लॉजिकल रीजनिंग की बात और इंग्लिश का बात करें तो इसका 20-20 का हिस्सा रहेगा, 20% का, और क्वांटिटिव का 10% का हिस्सा होगा। इसमें 0.2 नेगेटिव होगा। 2 सालों से यह परीक्षा ऑनलाइन आयोजित हो रही थी, लेकिन 2021 का आयोजन ऑफलाइन होगा। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ ने कहा कि हर छात्र को वैक्सीन लगी होनी चाहिए। यहाँ एक बहुत बड़ी बात बोली कि दोस्तों कि जो छात्र एग्ज़ाम में बैठेंगे उन्हें वैक्सीन लगी होनी ज़रूरी है। और यहाँ देख सकते हैं कि पटना में भी केंद्र होंगे और 22 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में नामांकन होता है और छात्रों की शिकायत के बाद बदली गई है प्रक्रिया। तो यहाँ देखिए, कोरोना के कारण पिछले साल क्लैट का आयोजन ऑनलाइन मोड पर किया गया था, लेकिन उसमें कई परेशानियां सामने आई थी, जिसके बाद कुछ परीक्षार्थी जो कोर्ट चले गए थे, उनका कहना था कि उन्हें प्रश्न से उत्तर मिलाने में दिक्कत आ रही है। इसी के बाद से क्लैट ऑफलाइन आयोजित करने पर सहमति बनी। परीक्षा की अवधि भी 2 घंटे की होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।